यूके के जो प्रधानमंत्री हैं केयर स्टारमर, उन्होंने भी झिझक दिखाई कि ये तो इतना गैर कानूनी युद्ध होने वाला है और इसके अंदर आप इसका परिणाम, इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, ये इसकी समझ आपको खुद नहीं है। तो हम इसके अंदर यूके को शामिल करके अपने ऊपर इसकी आंच नहीं आना देना चाहते। इजराइल को रोकने की बजाय हम खुद ही जंग के मैदान में कूद गए और ये बहुत ही गैर कानूनी युद्ध है। ये इस युद्ध का परिणाम ना ही ईरान के लिए, ना ही इजराइल के लिए, पूरे पश्चिमी एशिया के लिए, मगरबी एशिया के लिए और ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए खुद बहुत नुकसान अभी इनको होने वाला है। कभी ना कभी एक दिन आएगा अभी आने वाले कुछ दिनों में जब चीन जो है खड़ा होगा और वे बोलेगा कि अच्छा ठीक है, जितना जो गीदड़ भपकी आप दे रहे थे अमेरिका को बोलेगा इजराइल के साथ मिल करके, इतना आप में ताकत है रही नहीं और इतना कमज़ोर ईरान भी नहीं था कि आप आकर के 2 दिन के अंदर इनका जो है नरसंहार करें या फिर इनकी रिजीम जो है, इनके जो आयतुल्ला हैं उनको मार दिया आपने, इनको हटा सकें। उतनी क्षमता आपके अंदर भी नहीं है। अगर आप चीन के ऊपर भी निर्भर हैं, आपकी निजी आर्थिक व्यवस्था पाकिस्तान की अमेरिका के ऊपर निर्भर है, आपकी सुरक्षा और आपका जो वैचारिक तौर पे जो है सऊदी अरब से अलग रिश्ता है, मक्का मदीना से, तो देखिए फिर तो आपको हर अलग कमरे में अलग अलग नाच करना पड़ेगा। ये भी है कि अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस हैं जो बड़े मजबूत रहे हैं और उनमें रेजिलियंस है। चाहे सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम कहते थे कि साहब इसमें सब रिपब्लिकन पार्टी के लोग भरे हुए हैं, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट तक ने स्टैंड लिया। और उसके बाद में जो फेडरल कोर्ट्स हैं, आपने बिल्कुल सही इशारा किया था सिर्फ, कि वो भी कई बार ऐसे जजमेंट्स देते हैं जिनसे लगता है लोगों की आस्था जाग जाती है कि जो अमेरिका के लोकतांत्रिक सिस्टम है, व्यवस्था है, उसमें अभी दम है। तो आप बिल्कुल जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि वो एक रेजिलियंस है अमेरिका में, कि वो ऐसा होगा नहीं, यही उम्मीद है, ये उम्मीद सबने बनाए रखी है। और आपने जो पहले सवाल करा था उसका जवाब भी दे दूं कि आप होते कौन हैं कि भारत के साथ ऐसा बात करें, या वेनेजुएला में जो आपने करा वो करें, या ईरान के साथ ऐसे करें, या यूरोपियन अपने जो एलाइज हैं उनके साथ ऐसे उनको नीचा दिखाएं। ये तो जो ट्रंप है हर किसी को नीचा दिखा रहे हैं, भारत के साथ साथ सिर्फ भारत को ही नीचा नहीं दिखा रहे। तो देखिए, ये जहाँ तक भारत और रूस के तेल की सवाल है, ये दिखाता है कि विश्व का जो भी व्यवस्था रही है पिछले दशकों के अंदर, इसकी वजह से कई सारे देशों की, खास तौर पे वो यूरोपियन देश हों, एशियन देश हों, इनकी निर्भरता जो है यूएस के ऊपर कहीं है, बहुत ज़्यादा है। और इसकी समझ ट्रंप को अच्छे तरीके से है कि आपकी आर्थिक जो सच्चाइयाँ हैं और आपकी जो मजबूरियाँ हैं, उसका फ़ायदा मैं उठा सकता हूँ। आज तक उठाया नहीं, अब उठा सकता हूँ। मतलब ये कि अमेरिकन कंज्यूमर के बिना, अमेरिकन ट्रेड के बिना आप घुटने टेकने पे मजबूर हैं। बिल्कुल। तो ज़्यादातर देशों ने घुटने टेके, इक्का दुक्का को छोड़ के, और चीन को छोड़ करके। सिर्फ चीन ने नहीं ठेके, बाकी सब अब भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस दौर से गुजरें, कम से कम नुकसान कराए हुए। लेकिन जब हम सक्षम हो जाएंगे तब हम भी घुटने नहीं टेकेंगे। अब आप सुनिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 में जो अपनी लाल किले से स्पीच दी, जो भाषण दिया, वो कहीं 103 मिनट का भाषण था। भारत के इतिहास के अंदर जब भी 15 अगस्त का ये जो मनाया जाता है, 15 अगस्त उसकी खुशियां मनाई जाती हैं, उसमें इतना लंबा भाषण किसी प्रधानमंत्री ने पहले कभी दिया नहीं। मोदी जी को खुद भी मान ले, अगर उनके पिछले 10 भाषण मान ले, और उस भाषण का एक जो बात उन्होंने कही, मेन बात, वो क्या थी? आत्मनिर्भरता। अब आप उसको बोल दें कि देखिए ये पॉलिटिकल रेटरिक है, ये तो राजनीतिक बात कहने की बात है, निर्भरता तो आपकी बहुत है अमेरिका के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि जितना भारत के नेता, मोदी जी खुद, मगर और भी बहुत से नेता हैं, वो आत्मनिर्भरता की बात वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि जो निर्भरता है आपकी, चाहे वो चीन के ऊपर हो, चाहे वो अमेरिका के ऊपर हो, उस निर्भरता का फ़ायदा उठाना, उस निर्भरता को वेपनाइज करना। अब वेपनाइज को हिंदी में क्या कहा जाएगा, मुझे अभी हथियारीकरण ये तो मैंने बना दिया, मुझे नहीं पता ऐसा शब्द होता है। हथियारीकरण बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये उसको सशक्त कर देना, हथियारों से लेस कर देना। बिल्कुल। अब आपकी आर्थिक जो मजबूरियां हैं, जो निर्भरता है, चीन के ऊपर हो चाहे अमेरिका की कंज्यूमर के ऊपर हो, उसको अगर उसका हथियारीकरण कर दिया, चाहे वो बीजिंग ने किया हो, चाहे वो डीसी ने किया हो, वाशिंगटन डीसी ने,
इसका असर तो सीधा गरीब भारतीयों पर जाता है, पूंजीपतियों पर भी असर पड़ता है हालांकि, मगर गरीबियों पर ज़्यादा असर पड़ता है। जब इन्होंने 50% टैरिफ लगाए तो तमिलनाडु के अंदर जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे, चाहे वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या कुछ और मैन्युफैक्चरिंग हो, उनकी नौकरियां गई हैं। इसीलिए भारतीय लीडरशिप को एक फैसला लेना था कि देखिए, या तो आप बनाए रखिए आप अपना रूस से तेल जो आप खरीद रहे हैं सस्ते में, आप वो खरीदते रहिए, लेकिन आपको ये देखना है कि या तो आप वो तेल खरीद लीजिए और उसको बेच दीजिए यूरोप को जो आप बेच रहे थे, या फिर आप 50% टैरिफ से जूझ लीजिए। मैं थोड़ा सा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब मैं तो आपसे सहमत हूँ, मेरे ख्याल सहमत होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि बात ये है कि हम धीरे धीरे करके इधर मिडिल ईस्ट की तरफ आ चुके हैं। बिल्कुल। आप जिस जगह से संबंध रखते हैं, यानी कि SOAS, SOAS, द स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, और साथ में उसमें ये भी आता है कि एशिया, मिडिल ईस्ट जी और अफ्रीका, इन 3 चीज़ों पर फोकस करता है। मिडिल ईस्ट की तरफ मैं आना चाहता हूँ। मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व पश्चिमी दृष्टिकोण से, लेकिन इंडियन दृष्टिकोण से पश्चिम एशिया, बिल्कुल, वेस्ट एशिया इंडिया में उसको माना जाता है, मगरबी एशिया। उसमें जो ये अचानक होता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के साथ में बात कर रहा है और फिर 28 फरवरी को अचानक हमला कर देता है। बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, वो ये कहते हैं कि सब ईरान ने ज़्यादातर शर्तें मान ली हैं और ऐसा लगता है कि जैसे समझौता होने ही वाला है। बिल्कुल। और सोचिए, ये पूरा एक इम्प्रेशन दुनिया के सामने आता है, लोग आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करने लगते हैं और लड़ाई छिड़ जाती है, और जिसके नतीजे हम देख रहे हैं। तो बात ये होती है कि जो अमेरिका ने या ट्रंप ने जिस तरह से इस पूरे प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया है, क्या आज की तारीख में आप इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं, रोशनी डाल सकते हैं कि ये जो सो कॉल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, उसको कोई भी नाम दे लें, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर जो भी ये बदल रहा था, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, उसमें कहीं कुछ है नहीं। इसलिए कि यूनाइटेड जो नेशंस है, उस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें आप देखते हैं कि मेलानिया ट्रंप जो हैं, मेलानिया ट्रंप जो प्रेसिडेंट ट्रंप की वाइफ हैं, वो उसकी सदारत कर रही हैं प्रेसिडेंशियल सीट पर बैठी हैं, और वो पूरी प्रोसीडिंग्स आगे के लिए चल रही हैं। मतलब आपको लगता ही नहीं कि ये इतना बड़ा क्राइसिस है दुनिया के लिए, और करोड़ों की तादाद में लोग संघर्ष कर रहे हैं, जद्दोजहद है, हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं और उनमें ज़्यादातर मासूम लोग हैं। ये क्या वर्ल्ड ऑर्डर है? नहीं, देखिए, बहुत नुकसान हो रहा है कई लोगों का, मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपने कहा कि इस ऑर्डर को जो भी नाम देना चाहे, इस व्यवस्था को, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मैं आपको बोलूँगा इस व्यवस्था का एक ही नाम है, वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आज के दौर के अंदर अमेरिका ने मन बनाया हुआ है कि हमारी लाठी सबसे बड़ी है, माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट, और हम इस लाठी को चलाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि ईरान जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका था, वो जो भी कंडीशंस आ रही थी अमेरिका से मानने को तैयार था, लेकिन ये जो भी समझौता होता इजराइल को नकारा था। तो अमेरिका ने तो स्पष्ट तौर से कह दिया है, मार्को रूबियो जो हैं उनके, हमने ये देखा कि इजराइल हमारी सुने बगैर हमला करने वाला था, और क्योंकि इजराइल हमला करता है ईरान पे, तो ईरान तो ये वाजिब सी बात है कि जवाब में हमला करता, हम पे हमला करता जो, तो क्योंकि हमने ये गणित करी कि हम पर तो हमला होना ही था, इसलिए ये हमारे लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, तो हमने पहले हमला कर दिया। इजराइल को रोकने की बजाय हम खुद ही जंग के मैदान में कूद गए, और ये बहुत ही गैर कानूनी युद्ध है। ये इस युद्ध का परिणाम ना ही ईरान के लिए, ना ही इजराइल के लिए, पूरे पश्चिमी एशिया के लिए, मगरबी एशिया के लिए, और ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए खुद बहुत नुकसान अभी इनको होने वाला है। आपने एक बात कही कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी तरफ आ जाते हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी कानून, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है,
उसके हिसाब से बार बार ये बात हो रही है कि साहब ये युद्ध जायज़ है कि नहीं है। आप क्या पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को और क्या पढ़ते हैं किताबों में कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कैसे होती है लड़ाई, जिसको कि हम लीगल कह देते हैं और जिसको इलीगल कह देते हैं? देखिए, अगर आपको ये पता है, इसकी जानकारी है कि दूसरा देश आपके ऊपर, या तो पहले दूसरा देश आप पे हमला करे, तब आपको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो सेल्फ डिफेंस में उसको एक्सेप्टेबल माना जाएगा ब्रॉडली। या अगर आपको पता हो कि ये होने वाला है आपके साथ, प्रीएम्प्टिव भी कहाँ से आया है? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, चाहे वो इराक वॉर हो 2003 का, तब प्रीएम्प्टिव आया कि हमको लगा कि इराक कुछ करने वाला है, तो हमने उसके करने से पहले ही हमला बोल दिया, धावा बोल दिया। लेकिन उसमें फ़र्क इसमें यह है और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें बाकायदगी से वो यूनाइटेड नेशंस के सामने जाते हैं। बिल्कुल। उससे पहले एक कोएलिशन बनाते हैं जी। उससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं वो अपने एलाइज जो हैं, जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, उनके साथ संपर्क करते हैं, उनका सिलसिला चलता है, उनकी परमिशन होती है। फिर वो देशों में, जैसे मैं समझता हूँ, इस देश में मैं भी एक लंबे अरसे से रह रहा हूँ, कि ये देश भले ही हमें मिला के अमेरिका के साथ में हो जाए, लेकिन प्रोसेस को कंप्लीट ज़रूर करता है। और टोनी ब्लेयर के ज़माने में भी इन्होंने थोड़ा बहुत प्रोसेस को कंप्लीट किया था। जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि आप हमारे साथ में आइए, तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा, उन्होंने भी पूछा, उन्होंने घुमा फिरा के कोई ना कोई तरीके से कह दिया कि हाँ लीगल हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड नेशंस में जाना, सिक्योरिटी काउंसिल के सामने जाना, वहाँ से रेजोल्यूशन पास कराना, तब तक करा के, यानी अमेरिका ने खुद उन सारी चीज़ों को फॉलो किया है किसी हद तक। लेकिन यहाँ पे तो किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं किया गया। और मेरा मतलब आप ये भी देखिए कि यूके जो है, जो इनकी खास एक रिश्तेदारी है अमेरिका, बहुत ज़बरदस्त स्पेशल रिलेशनशिप कहा जाता है। यूके के जो प्रधानमंत्री हैं केयर स्टारमर, उन्होंने भी झिझक दिखाई कि ये तो इतना गैर कानूनी युद्ध होने वाला है, और इसके अंदर आप इसका परिणाम, इसको कहाँ तक, कहाँ लेके जाना चाहते हैं, ये इसकी समझ आपको खुद नहीं है। तो हम इसके अंदर यूके को शामिल करके अपने ऊपर इसकी आंच नहीं आना देना चाहते। उसकी वजह ये भी समझी जाती है, जैसे मैं देख रहा था कि कीर स्टारमर, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये कि बहरहाल खुद इंटरनेशनल लॉ के अच्छे खासे बड़े वकील हैं, और बहुत बार उन्होंने इस बात पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और भी जगहों पे मुकदमे लड़े हैं कि साहब ये इंटरनेशनल वॉर है, ये लीगल वॉर है या नहीं है, ये लीगल इंटरनेशनल हिसाब से। और उन्होंने 10-5 लोगों से मशवरा भी करके देखा, और हर तरफ से उनको जवाब ये मिला कि अमेरिका का ये हमला जो है किसी भी तरह से लीगल नहीं है। मतलब इसको इंटरनेशनल ओपिनियन में लीगल नहीं ठहराया जा सकता। और यही वजह है कि आज की तारीख में अमेरिका और उसके एलाइज जो हैं किसी तरह से एक फ्रेजोलॉजी ढूंढ रहे हैं कि कैसे कहें कि ये लीगल है। कभी कहते हैं ये वॉर नहीं है, ये ऑपरेशन है। रूस ने भी यही कहा था यूक्रेन के अंदर। अभी तक ऑपरेशन चल रहा है, उनका वॉर नहीं हो रही है ना। बिल्कुल। हाँ, स्पेशल ऑपरेशन होता है रूस का, इनका भी ऑपरेशन होता है। कभी 2 दिन का होना चाहिए था, फिर 1 हफ्ते का होता है। तो मैं आपसे वही मेरा सवाल तो मेरा अपना वही रहेगा बार बार कि जो विश्व व्यवस्था है, ये जो नया निज़ाम है, ये तो आपने खुद ही कह दिया कि तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। ये कब तक चलेगा? उम्मीद तो देखिए, उम्मीद पे आकाश टिका है, तो मैं उम्मीद बनाए रखूँगा कि ज़्यादा दिन ना चले। अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे हैं, मिड टर्म आ रहे हैं, और अभी ये कहा जा रहा है कि जो रिपब्लिकन्स हैं, मागा है, इनका पल्ला थोड़ा सा कमज़ोर है, डेमोक्रेट्स वापस आने वाले हैं। देखिए वहाँ बात क्या बनती है। सारी नज़रें वहाँ पर हैं कि अगर वो राष्ट्रपति मानते हैं अपने आप को, राष्ट्रपति नहीं, तो अगर ये मिड टर्म हारते हैं और अगले आने वाले इलेक्शन के अंदर हार जाते हैं और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन फिर वापस आती है, तो हो सकता है जो कुछ बचा कुचा हो उसको संभाल ले। नहीं, मैं आपकी बात समझ भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझने से इनकार करता हूँ। क्यों? इसलिए करता हूँ कि अगर फर्स्ट करो ऐसा ना हुआ वैसा हो गया, तो उसका मतलब ये हुआ कि एक देश है, उसके यहाँ प्राइमरीज हैं, उसके यहाँ इलेक्शन हो रहा है, मिड टर्म इलेक्शन है, उससे दुनिया की व्यवस्था डिसाइड होगी। मतलब किस मकाम पे हम पहुंच गए हैं। मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि 1945 के बाद से जो भी एक व्यवस्था बनी थी, जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, अब उसमें हमारे नज़र यहाँ पे है कि साहब अमेरिका में इलेक्शन में फर्ज करिए रिपब्लिकन हार जाते हैं, सेनेट में उनकी मेजोरिटी थोड़ी सी कम होने लगती है, या उसमें कांग्रेस में कम होने लगती है, तो जो है वर्ल्ड ऑर्डर बच जाएगा।
बाकी जो दुनिया है वो क्या कैसे ना धतूरा खा के सोई पड़ी है, नशे में है कि उसको इस बात का होश नहीं है कि वर्ल्ड ऑर्डर तुम्हारे नीचे से, पैरों के नीचे से दुनिया खिसक रही है, विश्व व्यवस्था बदल रही है, एक देश के आसपास सारी चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन सब सोए पड़े हैं। और ख़ास तौर पे मेरा सवाल अब आपके हिस्से में आ जाता है कि वो चीन जिससे ईरान को बड़ी उम्मीदें थी, वो चीन जिससे और भी देशों को बड़ी उम्मीदें हैं कि चीन बहुत पावरफुल देश है, चीन के पाकिस्तान के साथ में भी बड़े ज़बरदस्त रिश्ते हैं, चीन तरह तरह के हथियार भी बनाता है बाज़ार में, और वो रूस जो अपने आप को किसी न किसी तरह से अमेरिका के बराबर समझने की कोशिश करता है या उसको मुबालगा है, अतिशयोक्ति अलंकार लग जाता है यहाँ पे कि वो भी शायद अमेरिका के बराबर है, जो है नहीं, हम और आप जानते हैं, लेकिन वो भी एलाई है ईरान का, सहयोगी रहा है। जो शहद नाम का ड्रोन है रूस ने दबा के ख़रीदा है, और दोनों के आसपास में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, चीन के साथ में ज़बरदस्त एक्सचेंज हुआ है ईरान का। ये दोनों देश ईरान के मामले पे बिल्कुल खामोश हैं। दो बातें हैं इसके अंदर, जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है और धतूरा खाकर के जो बाकी के देश बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक स्पीच दी थी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने, वो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस के अंदर, जब उन्होंने, वो पहले पश्चिमी देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि ये जो हम व्यवस्था बनी हुई है कई दशकों से, ये बेसिकली ये झूठ था, ये कहानी थी, और इस कहानी के ऊपर हम आरती उतारा करते थे हर सुबह, और ये क्योंकि अच्छी लगती थी ये कहानी हमको रात को सोने से पहले, इसलिए हम सुन करके सो जाते थे और इससे हमारा भला होता था। अब जो कहानी का जो कहानी सुनाता था हमको अमेरिका, अब वो कहानी सुनाने का मन नहीं रखता, और क्योंकि उनका मन नहीं है, उनका विश्वास टूट चुका है, तो अब ये जो मध्यम वर्गीय जो शक्तियां हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो इंडिया हो, खासतौर पे यूरोप पे उनका इशारा था, और कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, उनका मानना ये था कि हम सबको इकट्ठे हो करके जो व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, चलाना चाहिए, क्योंकि इससे विश्व का भला होता है, इससे शांति बनी रहती है। लेकिन सच ये है परवेज कि किसी देश में पहली बात इतनी क्षमता नहीं है कि इस व्यवस्था को बनाए रखें, ना खुद ब खुद, ना अपने 2-4 दोस्तों के साथ, दोस्त देशों के साथ। जो शक्ति है, आपने चीन का नाम लिया और मैं चीन और रूस पर आना चाहता हूँ, ये सच्चाई ये है कि चीन भी, इसीलिए मैंने कहा था कि ये यूनिपोलर मोमेंट नहीं है लेकिन बाइपोलर भी नहीं हुआ। चीन आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो गया, और हो सकता है सैन्य रूप से भी शक्तिशाली हो, लेकिन वो अपनी सेना को, वो अपनी आर्थिक शक्ति को अभी खर्च करना नहीं चाहते। वो पहले देखना चाहते हैं कि इस व्यवस्था में और कितनी फूट पड़ सकती है और ये कितनी और आगे टूट सकती है। उनको भी मन बनाना है कि क्या वो इतना सक्षम है कि और बाकी देशों को अपनी तरफ रुझाव उनका बना करके उनको कहें कि आप हमारी बात सुनिए, हम जो कहेंगे आप वो करिए। कोशिश करते हैं, लेकिन अभी उस लेवल पर वो पहुंचे नहीं हैं। एक हिंदी में एक्सप्रेशन है गीदड़ भपकी। गीदड़ भपकी से तो सब लोग काम लेते हैं, सारे देश काम लेते हैं, और ट्रम्प तो उसके मास्टर हैं गीदड़ भपकी के, मतलब डराने के, धमकाने के, बुलिंग करने के, ये उन पे इल्ज़ाम लगता है। रूस ने भी बहुत बार इससे काम लिया कि नहीं तो हम अपना एक जंगी बेड़ा जो है भेज रहे हैं समुद्र में, और या हम अपना एक बेस पे भेज रहे हैं। चीन भी ये सब कर सकता है, रूस भी कर सकता है, कम से कम कुछ कहें तो सही, कह तो सकते हैं अगर उनको लगे कि हाँ भाई ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, या वाकई कहीं एक लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अमेरिका के सामने आमने सामने खड़े नहीं होंगे, फौजी जहाँ पे बात होगी, जहाँ पे अब जैसे सीरिया के लेवल तक मुझे याद अच्छी तरह से वहाँ पे रूसी पहुँच गए थे, बिल्कुल, और रूसियों ने कहा कि जो असद रिजीम था उसको सपोर्ट करने के लिए कि हाथ रोक लिए थे अमेरिका के। अमेरिका आगे बढ़ना चाहता था, बहुत कुछ नहीं करने दिया था, इजराइल को भी आगे नहीं बढ़ने दिया था। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि सीरिया में पिछड़ने के बाद, धक्के दिए जाने के बाद में, अब रूस भी शायद कहीं ना कहीं हथियार डाल चुका है कि अब अमेरिका के सामने वो नहीं आ पाएगा। देखिए, जिस दिन रूस ने यूक्रेन पे हमला बोला और उनकी धरा को अपना मान करके उसके ऊपर युद्ध शुरू कर दिया, सबसे बड़ी भूल पुतिन की वही थी। उसके बाद उन्होंने बेसिकली पूरे यूरोप को, और तब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका को एकजुट होकर के लड़ने का एक मौका दिया, अवसर दिया, और उन्होंने उस लड़ाई का जवाब दिया। ये कहना कि क्योंकि अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर चीन
ईरान की तरफ नहीं आया है, ये समझना इसको लेकर के कि वो अगले हफ्ते में भी नहीं आएगा, पहले बात तो ये हमको उसमें नहीं रहना चाहिए कि क्योंकि अभी तक चीन बोला नहीं है कि कभी बोलेगा नहीं। और मैं आपको उदाहरण दूंगा, आपने सीरिया का उदाहरण दिया, मैं कहूँगा आप रूस और यूक्रेन का वॉर देख लीजिए। वो चीन था जिसकी वजह से रूस यूक्रेन के अंदर जो थोड़ा बहुत लड़ाई कर पाया और अपना अभी भी लड़ाई कर रहा है उधर, खास तौर पे पूर्वी यूक्रेन के अंदर यूरोप के साथ लड़ रहा है और अमेरिकी टेक्नोलॉजी के साथ लड़ रहा है। वो किस तरीके से लड़ पा रहा है? वो इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि पीछे से चीन उनकी जो इकोनॉमी है उसको डूबने नहीं दे रहा, उसकी सहायता कर रहा है। इनकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है रशिया का सारा आज की तारीख के अंदर चीन से बन करके आ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि चीन खड़ा नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि चीन ने रूस का साथ दिया। अच्छा, अगर अभी हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि रूस और चीन ईरान की तरफ नहीं आए हैं। आप इस पॉडकास्ट से 1 घंटे पहले मैंने अभी एक खबर पढ़ी कि जो ईरान जो हमला बोल रहा है अमरीकियों के खिलाफ, चाहे वो बहरीन में हो, दुबई में हो, अबू धाबी में हो, कतर में हो, कहीं भी हो, उसकी इंटेलिजेंस जो है वो रूस से आ रही है पिछले 5 दिनों के अंदर। तो रूस भी इस युद्ध के अंदर शामिल हो चुका है ईरान के अंदर। और अगर रूस शुरू हो चुका है युद्ध के अंदर, अपना वो घुस चुका है किसी एक लेवल पर, तो मेरा मानना ये, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पिछले 10-12 साल से पढ़ रहा हूँ कि कभी ना कभी एक दिन आएगा, अभी आने वाले कुछ दिनों में, जब चीन जो है खड़ा होगा और वे बोलेगा कि अच्छा ठीक है, जितना जो गीदड़ भपकी आप दे रहे थे अमेरिका को, बोलेगा इजराइल के साथ मिल करके, इतना आप में ताकत है रही नहीं और इतना कमज़ोर ईरान भी नहीं था कि आप आकर के 2 दिन के अंदर इनका जो है नरसंहार करें या फिर इनकी रिजीम जो है, इनके जो आयतुल्ला है उनको मार दिया आपने, इनको हटा सकें। उतनी क्षमता आपके अंदर भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी चीन को बोलने का बहुत से मौके आएंगे, मौके की तलाश में है। मैं समझ गया आपकी बात। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि चीन की जो सामरिक शक्ति है, स्ट्रेटेजिक पावर है, वो सोचने में बहुत ज़्यादा है कि कहाँ वो एनर्जी अपनी लगाए और कहाँ ना लगाए। यानी कि मिसाल के तौर जब चाहे वो ताइवान पे कुछ भी कर सकता है। और ये सब कहने की बातें हैं, अमेरिका वगैरह सब, जहाँ तक अक्सर लोग समझते हैं कि वो देखते रह जाएंगे, बिल्कुल, और चीन को जो करना होगा वो कर गुजरेगा। लेकिन ये नहीं करता, इसलिए कि शायद उसको एक ख़ास मौके का इंतज़ार है। मौके का इंतज़ार है। और देखिए एक बात और, जहाँ तक मैंने अपने जो मेरे चीनी सहकर्मी हैं और वो सहकर्मी जो चीन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनसे मैंने सीखा है, उनका मानना यह है कि देखिए चीनी समाज, पूरे सामाजिक तौर पर उनका मानना यह है कि पहली बात, ताइवान चीन का हिस्सा है और ताइवान चीन का हिस्सा है तो ताइवानीज जो लोग हैं वो भी चीन के हिस्से हैं। आप अपने घर के अंदर अपने भाइयों को नहीं मारना चाहते, चाहे आप ये कहें कि ये सब एक ही घर में एक छत के नीचे रहेंगे। अब ताइवान का जो भी मानना हो, ताइवान के लोगों का जो भी मानना हो, उसके ऊपर मतभेद हो, चीन नहीं चाहता कि वो एक ऐसी स्थिति बनाए और ऐसी मोड़ पर आए कि उसको शक्ति का प्रयोग करना पड़े ताइवान को अपने साथ जोड़ने के लिए। वो चाहता है कि कभी ना कभी, किसी ना किसी तरीके से, अगर ताइवान के लोग खुद मान जाएं और जितना कम से कम शक्ति का प्रयोग करना पड़े उसके लिए, उतना कम से कम। जैसे हांगकांग में भी बहुत पेशेंस दिखाया। पेशेंस तो देखिए, हांगकांग में भी प्रोटेस्ट तो हुए, मतभेद तो वहां पर भी था, उधर थोड़ा बहुत शक्ति का प्रयोग हुआ, लेकिन खून खराबा जिस स्तर पे हम ईरान पे देख रहे हैं या गाजा में देखा हमने, इजराइल गाजा के अंदर, या अफगानिस्तान में देखा, या इराक में देखा, या लिबिया में देखा, वो खून खराबा चीन नहीं करना चाहता। और तो मौके की तलाश है। भारत के और इजराइल के और मध्य पूर्व में दूसरे देशों के साथ में जो संबंध थे, वो अचानक ऐसा लगा रातों रात बदल गए। और ख़ास तौर पे उस रात बदल गए जिस रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाके वापस लौटे हैं और उसके बाद में ईरान पर हमला हो जाता है जी। और उसके बाद में कई दिन तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता। फिर आखिर में आके कहीं भारत का जो विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें से वो जाके जो कंडोलेंस बुक है उस पर सिग्नेचर तो कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई कंडोलेंस मैसेज भी नहीं आया आयतुल्ला अली खामनेई के लिए। बिल्कुल, ये चेंज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चेंज है। किस लेवल का, मतलब हुआ कैसे? ये जो बदलाव है भारत की विदेश नीति में, खासतौर पे वेस्ट एशिया को लेकर के, पहली बात ये
एक रात में नहीं हुआ, कई सालों से बनता हुआ आ रहा है। भारत और इजराइल की जो रिश्ते हैं ये बहुत गहरे रिश्ते हैं, ख़ास तौर पे इनकी सुरक्षा की जो बात है, संबंध है, बहुत गहरे संबंध हैं। और ये हालांकि जब से बीजेपी पावर में आई है, 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कहीं ज़्यादा वैचारिक रूप से भी इजराइल और भारत के बीच में जो है संबंध मजबूत हुए हैं। मगर उससे पहले भी जब कांग्रेस का दौर था, तब भी सुरक्षा को लेकर के भारत का रुझाव इजराइल की तरफ कहीं काफ़ी रहा है। पिछले 91-92 के बाद की बात है, बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई वो। दूसरा, जितना भारत का सुरक्षा संबंध इजराइल के साथ और वैचारिक साठगांठ इजराइल के साथ बढ़ती गई पिछले 2 दशकों के अंदर, उसके जो आर्थिक रिश्ते थे गल्फ के देशों के, चाहे वो अमीरात हो, यूनाइटेड अरब अमीरात, चाहे वो बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, और ख़ास तौर पे सऊदी अरब हो, भारत ने बहुत ही अपनी रणनीति जो थी पूरी वेस्ट एशिया में ये देख करके बनाई कि देखिए, अगर आपको इस इलाके के अंदर रहना है, काम करना है, तो आपको इजराइल और गल्फ स्टेट के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने ज़रूरी हैं। इसी तरीके यही करके आप कहीं पाकिस्तान को थोड़ा सा किनारे कर सकते हैं रणनीतिक रूप से। अगर आप किसी कहीं सऊदी और ईरान पाकिस्तान के अंदर के रिश्तों के अंदर बीच में अगर आप भेदभाव बनवा सकते हैं किसी तरीके से, तो आप ये रिश्ते, गहरे रिश्ते बनाइए। और 9 मिलियन भारतीय नागरिक गल्फ में है, तो बहुत सारे लोग भी हैं आपके, ऐसी बात नहीं है सिर्फ। समझ आ जाता है तकरीबन 170 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड है। और ईरान के साथ आपके रिश्ते उसी दौरान में नीचे गिरते गए, चाहे वो उनकी परमाणु शक्ति के ऊपर या वो परमाणु बम जो बनाने की कोशिश कर रहे थे उस मुद्दे को लेकर के हो, चाहे वो लोगों के रिश्ते हो। मैं समझता हूँ, मगर उसमें ये भी है कि अब ईरान के साथ में जो सिलसिला है वो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा टूटा है, जैसे कहते हैं ना खटास पैदा हो जाना ताल्लुकात में, वो तो आसानी से ठीक नहीं होगा। इसकी कोई नेगेटिव साइड है ईरान के साथ? देखिए, कहीं ना कहीं इसका क्या बोलते हैं, भरपाव करना, इसकी कॉस्ट जो है अभी नहीं नजर आएंगे। इसके कॉस्ट भारत को आने वाले 1.5 दशक के अंदर समझ आएंगे। देखिए कैसे, आपने अभी तक एक संतुलन बनाए रखा था अपने रिश्तों में वेस्ट एशिया के अंदर। आप ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये आपकी नीति थी। हम इजराइल से भी बात करेंगे क्योंकि हमारा निजी रिश्ता है, हम अमीरात से भी बात करेंगे, सऊदी से भी रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, और ईरान से तो हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं और उनको कायम रखेंगे। अब अगर आपने एक तरफ आपने ये फैसला लिया कि हमने एक साइड चूज कर लिया है इस युद्ध के अंदर, अगर वो साइड जीती नहीं है युद्ध, और जहाँ तक हमारा मानना है इजराइल और अमेरिका अभी जीते नहीं हैं ये युद्ध, और ईरान घायल है मगर अभी भी घातक है, तो कहीं ना कहीं तो ईरान ये बात भूलेगा नहीं। और ये बात सिर्फ ईरान की नहीं है, और भी 2 देश हैं मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया के अंदर, जो देख रहे हैं कि अब आप क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक तरफ और इशारा करना चाहूँगा। एक तो ये भी है नेगेटिव साइड, और दूसरी नेगेटिव साइड कहीं मैं बहुत से लोगों से बात करता रहता हूँ, तो उसमें ये भी है कि देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पिछले 10, 15, 20 सालों में हमने ये देखा कि ईरान अपने आप को जो इस्लामी देश हैं उनका एक नेता के रूप में देखने लगा था, नेतृत्व प्रदान करना चाहता था। उनको भी नहीं, देशों को नहीं, मान लीजिए कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारा कोई लीडर हो सकता है बेबाक, जो तुम्हारी तरफ से बोल सकता है, वो ईरान है। और ईरान ने बहुत मौके पे किया भी, ख़ासतौर पे गज़ा के मामले पे खुलकर स्टैंड लिया, इजराइल के ख़िलाफ़ बोला। और शायद ही कहीं मुसलमान हों दुनिया में जो इजराइल को बड़े प्यार की नज़र से देखते हों या शायद ही इजराइल में ऐसे लोग हों जो मुसलमानों को या अरबों को प्यार की नज़र से देखते हों। ये मतलब अंदर की बातें हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे आप कुछ भी कह सकते हैं, तो ये तो सच है कड़वा। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशंस हैं शियाओं की, ख़ास तौर पे इसलिए कि जहाँ शिया लोग आ जाते हैं वहाँ ईरान के साथ उनका बहुत ही प्यारा बड़ा जज्बाती रिश्ता है। बिल्कुल। वो वहाँ उनके बीच में कोई नहीं आता। तो मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन हम जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है शायद शियाओं की, इराक़ में है बिल्कुल एक बड़ी तादाद में, इसके अलावा इंडिया में एक बड़ी तादाद है, और पूरी दुनिया भर में बहुत सारे मुल्क हैं ऐसे। तो वो उसको भी नाराज़ करते हैं। और ख़ास तौर पे अब मैं भारत की बात कर रहा था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की बात आई थी। एक कहीं लेवल पे ऐसा था कि
जो बीजेपी के पिछले 5-7 साल में 2 तरह की कोशिशें हैं जो मैं देखता आया हूँ एज एन ऑब्जर्वर, एक पत्रकार की हैसियत से भी। एक तो ये था कि किसी तरह से पसमानदा मुसलमान जो है, बैकवर्ड मुसलमान, उसको किसी तरह से हाथ में ले लो। वो आके न दिया, इसलिए नहीं आके दिया कि जब आप दाढ़ी पकड़ के किसी को उछालते हैं या लिंचिंग करते हैं तो आप उससे ये नहीं पूछते कि तू पसमानदा है या किसी बड़ी कास्ट का है। वो आपकी नज़र में सिर्फ मुसलमान होता है। तो पसमानदा मुसलमान ने किसी न किसी लेवल पर सोचा कि इनकी नज़र में तो सब मुसलमान एक से ही हैं, तो इनके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही ज़्यादा है। दूसरी तरफ ये है कि शियाओं के साथ में भी उन्होंने बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की। और तीसरी बात ये कि सूफी एक इस्लाम की तरफ बार बार बीजेपी RSS की तरफ से इशारा होता है कि साहब इस तरह के जो लोग हैं वो हमारे साथ में हैं, सूफी इस्लाम है। RSS का एक थिंक टैंक है जो उसको बढ़ावा देता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फंडिंग भी करता है इस तरह की चीज़ों की। तो वो कोशिश तो ठप हो जाती हैं, इसलिए कि शिया जो है भारत में आयतुल्लाह अली खामनेई के असैसिनेशन के बाद आपकी तरफ मोहब्बत की नज़र से नहीं देख पाएगा। इसमें दो, पहली बात आपने जो कहा मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, इसमें 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है जो भारतीय शिया मुसलमान है उसका क्या मानना है आयतुल्लाह अली खामेनी के बारे में, और जो ईरान के अंदर 1979 के बाद जो रजीम बनी और उनका ये मानना कि ईरान विश्व के सारे शियाओं का को रिप्रेजेंट करता है, वो एक मानना हो गया। मगर जो भारतीय शिया मुसलमान है वो ये भी सोचेंगे कि वो भारतीय भी हैं। तो अब जहाँ तक इस बात का सवाल है कि उनको इजराइल और अमेरिका ने जो करा वो गलत लगा और उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, कश्मीर में कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लखनऊ में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वो बिल्कुल सामने आके स्पष्ट रूप से उसका कटाक्ष कर रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हमें बुरा लगा। मगर अभी तक, और देखिए उसके अंदर वो क्या मानते हैं बीजेपी को लेके, मोदी को लेकर के, भारत की विदेश नीति को लेके, मुझे उसमें भी कोई वो नहीं है शक कि उनको इसको लेकर के बहुत दुख होगा कि ये भारत ने इसका पूरे खुल के कटाक्ष क्यों नहीं करा या सहानुभूति क्यों नहीं जताई ईरान के प्रति, उसके अंदर भी मुझे कोई शक नहीं है। मगर अगर ये सवाल आता है इन दोनों तीनों चीज़ों को, बात को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या उस प्रेशर को लेकर के भारत की विदेश नीति जो अभी बदली है, इजराइल की तरफ गई है या गल्फ स्टेट्स की तरफ गई है, क्या वो बदलेगी? मेरा मानना ये है एज अ इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कॉलर जो हूँ कि उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा दिल्ली की विदेश नीति पर इन प्रोटेस्ट का कि वो अपना कैलकुलेशन बदलें और जा कर के बोलें कि हाँ नहीं। ठीक है, पाकिस्तान में नज़र डालते हैं, पाकिस्तान पे नज़र डालते हैं, पाकिस्तान पे तो बदलेगा पाकिस्तान, हाँ, लेकिन पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। और सेकंड, मैंने कहा कि शियाओं की एक बहुत बड़ी तादाद है, उसको भी छोड़ दीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, बार बार मैं थोड़ा शिया सुन्नी में उलझ गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी हकीकत यह है कि ईरान पर हमले की शायद ही कोई मुसलमान हो जो निंदा ना करता हो, जो मजम्मत ना करता हो। तो शिया सुन्नी का भी मामला नहीं है। यानी पाकिस्तान में अगर आज की तारीख में आप स्ट्रॉ पोल करा के देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट 80-90% लोग कहेंगे कि यार ये तो बड़ा गलत हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए बात अली खामनेई की नहीं है, बात यह है कि आप किस हद तक एलाई करते हैं अमेरिका के साथ में और इजराइल के साथ में। यही भारत के बारे में भी बात आती है, बिल्कुल, कि किस हद तक आप एलाई बन जाते हैं उनके। और पाकिस्तान के बारे में इसलिए कि पाकिस्तान एक तरफ मैं समझ सकता हूँ कि आपने सऊदी अरब के साथ में एक समझौता भी कर रखा है कि तुम पर हमला, हम पर हमला है, हम पर हमला तुम्हारा, हालांकि उसका कोई मतलब समझ में नहीं आया। लेकिन ये कि साथ ही साथ पाकिस्तान ने अली खामनेई की मौत पे बहुत ज़बरदस्त गम और गुस्से का इजहार भी किया। मतलब उसको ड्रामा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन देखिए बात वही हो जाती है, निर्भरताओं की बात हो जाती है ना। अगर आप चीन के ऊपर भी निर्भर हैं, आपकी निजी आर्थिक व्यवस्था पाकिस्तान की अमेरिका के ऊपर निर्भर है, आप की सुरक्षा और आपका जो वैचारिक तौर पे जो है सऊदी अरब से अलग रिश्ता है, मक्का मदीना से, तो देखिए फिर तो आपको हर अलग कमरे में अलग अलग नाच करना पड़ेगा। ये सच बात है। और दूसरी तरफ और एक उसमें एक ये भी है कि आप ये वही मुल्क है जो डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल पीस प्राइज देना चाहता है। बिल्कुल।
वो आप नोबेल पीस प्राइज देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, आपकी जो फौज है उसका असला आ रहा है शी जिनपिंग से, और आप जो हैं सऊदी अरब और MBS जो हैं उनके मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ आप उनको देना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा देना चाहते हैं और उनसे थोड़ा पैसा लेना चाहते हैं, शाबाशी लेना चाहते हैं। भारत के साथ आपने पिछले साल एक जंग लड़ी थी, मेरे ख्याल से कितने 88 घंटे की जंग लड़ी थी, और अफगानिस्तान के साथ आपने खुला युद्ध शुरू कर रखा है एक हफ्ते के अंदर। तो ईरान के अंदर जो होगा उसका असर पाकिस्तान पे तो पड़ेगा। बाकायदा मैं तो बताना चाहता हूँ कराची के अंदर अमरीकी कॉन्सुलेट के जो मरीन्स थे, अब तो ये बात सामने आ रही है, जब शिया मुसलमान कराची के अंदर अगले ही दिन, जब जंग शुरू होने के अगले दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो 10 लोगों को मार दिया उन्होंने। अब आप ये बताइए, और जो गोली चली है वो मैरीन्स की तरफ से चली है, मरीन की तरफ से गोली चली। हाँ। तो आज और उसके ऊपर भी तो पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करी। तो आप ये तो छोड़ दीजिए बात की बात, आपके तो घर के अंदर आकर के लोगों को मार दिया अमरीकियों ने, आप कुछ नहीं कह पाए। तो देखिए वो पाकिस्तान अभी हर तरफ से उन्होंने अपनी जो स्वाधीनता है उसको गिरवी रखाया हुआ है, अपनी सॉवरेंटी जो है वो गिरवी रख दी। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान ने, तो उसका असर हमको नजर आ रहा है। और ईरान के अंदर, ईरान को इतना जो तबाही मची है, अस्थिर हुआ है ईरान। अफगानिस्तान के अंदर अभी तालिबान रजीम के साथ आपकी जंग चल रही है। देखिए मेरा डर ये है कि कहीं ना कहीं वाघा अटारी बॉर्डर से जितना पश्चिम की ओर चलते जाएंगे, उस पूरे इलाके की व्यवस्था, विश्व की व्यवस्था तो छोड़िए, उस पूरे इलाके की व्यवस्था खुद बदल रही है। अब वो व्यवस्था कहाँ जाएगी? ईरान के अंदर किस तरीके से एक नया इल्म आएगा, नया एक हुकूमत बनेगी, या इसी हुकूमत का एक नया रूप निकल करके आएगा। वो क्या रूप होगा, कैसा रूप होगा, उसका असर अफगानिस्तान पे क्या पड़ेगा जहाँ पर तालिबान है, उनका असर पाकिस्तान के ऊपर कितना आएगा, कितना उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, उसका असर कश्मीर पे क्या पड़ेगा,